हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका स्टडी विद उषम चैनल पे। आज हम 8th क्लास का पार्ट नंबर 6 द पार्लियामेंट्री सिस्टम, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव यानी कि संसदीय प्रणाली और के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की संसदीय व्यवस्था क्या है और इसकी संरचना कैसी है? तो आंसर है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। इसमें कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत की संसद के 2 सदन हैं। लोकसभा जनता द्वारा सीधे चुने गए प्रतिनिधियों का सदन। राज्यसभा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका का कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, संसद के प्रमुख कार्य क्या हैं? तो उत्तर है, संसद के प्रमुख कार्य, पहला है नए कानून बनाना और पुराने कानूनों में संशोधन करना। दूसरा, सरकार के कार्यों पर नियंत्रण और निगरानी रखना। तीसरा, देश का बजट पारित करना और सरकारी आय व्यय को नियंत्रित करना। चौथा, जनता की समस्याओं और मुद्दों पर चर्चा करना। पांचवा, आवश्यकता अनुसार संविधान में संशोधन करना। प्रश्न नंबर 3, भारत की संसदीय लोकतंत्र में विधायिका और कार्यपालिका की क्या भूमिका है? तो उत्तर है, विधायिका कानून बनाती है, बजट को मंजूरी देती है और सरकारों के कार्यों की निगरानी करती है। कार्यपालिका कानूनों और नीतियों को लागू करती है तथा देश का प्रशासन चलाती है। तीसरा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद कार्यपालिका का मुख्य भाग है और यह लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। प्रश्न नंबर 4, संघ और राज्य स्तर पर विधायिका और कार्यपालिका कैसे संगठित हैं? तो उत्तर है, संघ स्तर पर विधायिका संसद, लोकसभा और राज्यसभा। कार्यपालिका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। राज्य स्तर पर विधायिका विधानसभा तथा कुछ राज्यों में विधान परिषद भी। कार्यपालिका राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। इस प्रकार केंद्र और राज्यों में विधायिका कानून बनाती है तथा कार्यपालिका उन कानूनों और नीतियों को लागू करती है। प्रश्न नंबर 5, आपके राज्य से संसद के दोनों सदनों में कितने प्रतिनिधि हैं? यह आपके राज्य पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए राजस्थान से लोकसभा में 25 और राज्यसभा में 10 सदस्य होते हैं। प्रश्न नंबर 6, भारतीय संसद को जनता की आवाज क्यों कहा जाता है? यह कैसे सुनिश्चित करती है कि अलग अलग विचार सुने जाएं? तो उत्तर है, भारतीय संसद को जनता की आवाज कहा जाता है क्योंकि इसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शामिल होते हैं। सांसद अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं और विचारों को संसद में रखते हैं। संसद में विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य बहस, चर्चा और प्रश्नों के माध्यम से अलग अलग विचार प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार विभिन्न मतों को सुनने का अवसर मिलता है। प्रश्न नंबर 7, संविधान ने कार्यपालिका को विधायिका के प्रति उत्तरदायी क्यों बनाया? तो आंसर है, कार्यपालिका को विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकार अपने कार्यों के लिए जनता के प्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेह रहे। संसद सरकार के कार्यों की जांच करती है, प्रश्न पूछती है और उसके निर्णयों पर चर्चा करती है। इससे सरकार मनमाने ढंग से कार्य नहीं कर सकती। प्रश्न नंबर 8, संघ स्तर पर द्विसदनीय विधायिका क्यों अपनाई गई है? तो आंसर है, भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में सभी क्षेत्रों और वर्गों के हितों को ध्यान में रखना आवश्यक है। इसलिए संघ स्तर पर 2 सदन बनाए गए हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है जबकि राज्यसभा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है। इससे कानूनों पर 2 स्तरों पर विचार विमर्श और समीक्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 9, किसी हाल के विधेयक की संसद से कानून बनाने तक की यात्रा बताइए। उदाहरण के लिए महिला आरक्षण बिल विधेयक 2023 को लिया जा सकता है। आंसर है, इसे 19 सितंबर 2023 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। लोकसभा ने इस पर चर्चा के बाद 20 सितंबर 2023 को इसे पारित किया। राज्यसभा ने भी 21 सितंबर 2023 को विधेयक को पारित कर दिया। इसके बाद इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा गया। राष्ट्रपति ने 28 सितंबर 2023 को इसे स्वीकृति दी।
इस प्रकार विधेयक ने संसद के दोनों सदनों से पारित होने और राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद कानून का रूप लिया। प्रश्न नंबर 10, संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया को समझाने के लिए मॉडल संसद कैसे बनाई जा सकती है? छात्रों को अलग अलग दलों में बांटकर लोकसभा और राज्यसभा के सांसद, मंत्री तथा राष्ट्रपति की भूमिका दी जा सकती है। किसी नए विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाए, सांसद उस पर चर्चा और बहस करे तथा मतदान करे। दोनों सदनों से विधेयक पारित होने के बाद उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाए। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर विधेयक कानून बन जाता है। इस प्रकार मॉडल संसद के माध्यम से कानून बनाने की प्रक्रिया पूरी समझी जा सकती है। प्रश्न नंबर 11 है, महिला आरक्षण विधेयक 2023 को पारित होने में 25 वर्ष से अधिक समय क्यों लगा? तो उत्तर है, महिला आरक्षण का मुद्दा लंबे समय से चर्चा में था, लेकिन इसे लागू करने में कई राजनीतिक और संवैधानिक चुनौतियां थी। पहला, राजनीतिक दलों के बीच सहमति बनाना कठिन था। दूसरा, आरक्षण की व्यवस्था और उसके स्वरूप को लेकर मतभेद थे। तीसरा, परिसीमन और जनगणना से जुड़े प्रावधानों पर चर्चा होती रही। चौथा, अलग अलग सरकारों के समय इस विषय पर अलग अलग प्राथमिकताएं रहीं। पांचवा, इसी कारण लंबे विचार विमर्श के बाद 2023 में विधेयक पारित हो सका। प्रश्न नंबर 12, संसद के बाधित होने का कानूनों की गुणवत्ता और जनता के विश्वास पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर है, संसद के बार बार बाधित होने से महत्वपूर्ण विषयों पर पर्याप्त बहस और चर्चा नहीं हो पाती। इससे कानूनों की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है और आवश्यक विधायी कार्य में देरी होती है। लगातार हंगामे के कारण जनता का अपने प्रतिनिधियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर विश्वास कम हो सकता है। इसलिए सांसदों को सदन की कार्रवाई शांतिपूर्ण और प्रभावी ढंग से चलाने में सहयोग करना चाहिए। प्रश्न नंबर 13, सांसद, एमपी और विधायक एमएलए से पूछे जाने वाले प्रश्नों में क्या अंतर होगा? तो उत्तर है, एमपी सांसद से ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो पूरे देश या केंद्र सरकार से संबंधित हों, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति, रेलवे, रक्षा, केंद्रीय योजनाएं आदि। एमएलए विधायक से ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो राज्य या विधानसभा क्षेत्र से संबंधित हों, जैसे राज्य की सड़कें, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और स्थानीय विकास। अर्थात एमपी से केंद्र और राष्ट्रीय स्तर के विषयों पर तथा एमएलए से राज्य और स्थानीय स्तर के विषयों पर प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 14, भारतीय लोकतंत्र में न्यायपालिका की क्या भूमिका है? स्वतंत्र न्यायपालिका न होने पर क्या हो सकता है? तो उत्तर है, न्यायपालिका भारतीय लोकतंत्र एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके प्रमुख कार्य हैं, पहला है नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। दूसरा, कानून और संविधान की व्याख्या करना। तीसरा, सरकार के कार्यों की संवैधानिकता की जांच करना। चौथा, नागरिकों को निष्पक्ष न्याय प्रदान करना। यदि स्वतंत्र न्यायपालिका न हो तो सरकार या शक्तिशाली लोग अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर सकते हैं। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कठिन हो जाएगी और कानून का शासन तथा लोकतंत्र कमजोर पड़ सकता है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बच्चों को भी शेयर करें ताकि बच्चों को इसका फायदा मिल सके। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।